वेलकम टू वैभव एक्सप्लेन्स। आज हम बात करने वाले हैं कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पार्टिकल्स ऑफ मैटर के बारे में। अब तक आपने मैटर इन आवर सराउंडिंग चैप्टर में पढ़ा कि मैटर क्या होता है, मैटर कैसे स्पेस ऑक्युपाई करता है और उससे रिलेटेड हमने डिफरेंट एक्टिविटीज़ को भी जाना। तो आज के इस वीडियो में हम देखेंगे कि कैसे डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं पार्टिकल्स ऑफ मैटर के बारे में। तो एनसीईआरटी में चलते हैं। एनसीईआरटी में जो पहला पॉइंट यहाँ पे दिया हुआ है वो देखिए। फर्स्ट पॉइंट हमें यहाँ पे कहता है मैटर्स पार्टिकल्स ऑफ मैटर हैव स्पेस बिटवीन देम, यानी जो पार्टिकल्स होते हैं मैटर के उनके बीच में स्पेसेस होते हैं। जैसे उदाहरण से समझिए, हम लोग नींबू पानी बनाते हैं घर में, तो नींबू पानी में जो नींबू के जो पार्टिकल्स होते हैं, लेमन के जो पार्टिकल्स होते हैं, वो वाटर के पार्टिकल्स में जाके मिल जाते हैं, उसमें स्पेसेस में जाकर मिल जाते हैं और वहाँ पर एक नींबू पानी तैयार हो जाता है। इसी तरह से अगर हम देखें चाय के बारे में, टी के बारे में या कॉफ़ी के बारे में, तो उसमें भी आप शुगर ऐड करते हैं और मिल्क ऐड करते हैं, तब जाके आपकी टी या कॉफ़ी बन पाती है। तो वहाँ पर भी क्या हो रहा है, जो शुगर के पार्टिकल्स हैं, जो मिल्क के पार्टिकल्स हैं, वो आपस में एक दूसरे में जो स्पेसेस प्रेजेंट हैं उस स्पेसेस को ऑक्युपाई कर रहे हैं, तभी तो वो नींबू पानी और टी या कॉफ़ी बना। तो इस तरह से क्या होता है कि पार्टिकल्स जो हैं मैटर के वो स्पेसेस को ऑक्युपाई करते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, इसके लिए हमने एक डिफ्यूजन ऑफ पोटेशियम परमैंगनेट वाली एक्टिविटी भी की थी। जिस स्टूडेंट्स ने वो वीडियो नहीं देखी वो प्लेलिस्ट में जाके वो वीडियो देख सकते हैं और वहाँ से वो डिफ्यूजन के बारे में जान सकते हैं कि कैसे पार्टिकल्स स्पेसेस के अंदर इंटरमिक्स होते हैं। ओके स्टूडेंट्स, चलिए अब चलते हैं सेकंड कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में। सेकंड कैरेक्टरिस्टिक्स हमारी जो होती है, जो यहाँ पे एनसीईआरटी में बताई गई, वो क्या है? वो है पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर कंटिन्यूसली मूविंग, यानी जो मैटर के पार्टिकल्स होते हैं ये कंटिन्यूसली मूव करते रहते हैं। ये कहीं पर भी एक जगह टिक के बैठते नहीं हैं, कोई यहाँ से वहाँ, कोई वहाँ से यहाँ, इस तरह से मूव करते रहते हैं। तो इनका मूव ये कैसे करते हैं और इनके मूव करने से क्या होता है, उसके पीछे का कॉन्सेप्ट क्या है, ये जानने के लिए हम पहले एक एक्टिविटी देखते हैं। यहाँ पे एक्टिविटी नंबर 1.3 है। तो एक्टिविटी नंबर 1.3 में क्या बताया गया है इस एक्टिविटी में कि अगर हम कोई एक इंसेंस स्टिक लें, कोई अगरबत्ती लें और उसको किसी अपने घर के कोने में लगा दें, किसी क्लास के कोने में लगा दिया जाए, तो हमें क्या होगा? हम लोग उस फ्रेगरेंस को महसूस कर पाएंगे। कोई भी स्टूडेंट उस क्लास में एंटर करेगा या कोई भी पर्सन उस रूम में एंटर करेगा तो वो आसानी से बता सकता है कि भाई यहाँ पर कोई इंसेंस स्टिक, कोई अगरबत्ती कुछ लगा हुआ है यहाँ पे। सिमिलरली अगर किसी दिन कोई स्टूडेंट क्लास में परफ्यूम लगा के आ जाए, तो परफ्यूम लगा के आने पर भी आपको पूरी क्लास में पता लग जाता है कि भाई वो स्टूडेंट तो आज कोई परफ्यूम लगा के आया है अच्छा सा। ठीक है स्टूडेंट, तो ये कैसे पता लगता है, ये कैसे हुआ? क्योंकि जैसे कि मान लीजिए कि कोई ये आपने इंसेंस स्टिक है और ये आपने रूम में लगाई हुई है, तो होगा क्या स्टूडेंट? ध्यान देंगे यहाँ पे कि इस केस के अंदर ये जो पार्टिकल्स इस तरह से, मान लीजिए ये मेरे पास अगरबत्ती है कोई और यहाँ से धुआं धीरे धीरे निकल रहा है, तो ये जो पार्टिकल्स होंगे, ये पार्टिकल्स, इस धुएं के पार्टिकल्स जो एयर में जो स्पेस प्रेजेंट है, फ्री स्पेस प्रेजेंट है, उस फ्री स्पेस को ऑक्युपाई करने की कोशिश करेंगे। एयर में जो पार्टिकल्स हैं, गैसेस हैं, उस गैसेस के बीच में जो फ्री स्पेस है उस स्पेस को ऑक्युपाई करने की कोशिश करेंगे। और गैसेस के अंदर फ्री स्पेस सबसे ज़्यादा प्रेजेंट होती है। ये आगे चल के हम स्टेट्स ऑफ मैटर में जब हम बात करेंगे, इसे पढ़ेंगे, तो हम जानेंगे कि गैसेस के पार्टिकल्स के बीच में सॉलिड और लिक्विड की कंपैरेटिवली सबसे ज़्यादा स्पेस पाई जाती है। तो इस वजह से बहुत तेज़ी के साथ ये धुएं के जो पार्टिकल्स होंगे, स्मोक के जो पार्टिकल्स होंगे, ये बहुत स्पीड से एयर या गैसेस में प्रेजेंट जो स्पेसेस हैं उसको ऑक्युपाई करने के लिए इधर उधर भागेंगे और इस तरह से पूरी रूम में, पूरी क्लास में ये फ्रेगरेंस जो होगी ये स्प्रेड हो जाती है। तो ये तो है कॉन्सेप्ट इंसेंस स्टिक का स्टूडेंट्स। ओके, अब चलते हैं हम अपनी नेक्स्ट एक्टिविटी की तरफ। नेक्स्ट एक्टिविटी हमें क्या बताती है, चलिए देखते हैं इसमें। अब देखिए नेक्स्ट एक्टिविटी में क्या लिखा हुआ है यहाँ पे।
एक्टिविटी है एक्टिविटी नंबर 1.4। तो यहाँ पे कहा गया है कि भाई यहाँ पे हम 2 ग्लास लेंगे, बीकर में 2 ग्लास लेंगे, सॉरी, एक ग्लास ये लिया हमने ए, एक ग्लास लिया हमने ये बी, और एक के अंदर हमने यहाँ पे वाटर ऐड कर दिया, दूसरे में भी क्या ऐड किया हमने, वाटर। लेकिन ए वाला जो हमारे पास कंटेनर था, इसके अंदर हमने डाला है फ्यू ड्रॉप्स ऑफ इंक, और दूसरे वाले में हमने डाली हैं फ्यू ड्रॉप्स ऑफ हनी। जो हनी है वो हम डाल रहे हैं यहाँ पे, फ्यू ड्रॉप्स ऑफ हनी। अब जब दोनों ही हम डालेंगे, इधर भी वाटर है इधर भी वाटर है, दोनों में ही हमने, एक में इंक डाली है एक में हनी डाला है, हमें कैसे क्या पता लगेगा। अब जिसमें इंक डाल रहे हैं हम, जिस वाटर में, वो इंक धीरे 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 इसमें क्या होगा, वो स्प्रेड होना स्टार्ट होगी, इसके अंदर धीरे 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 स्प्रेड होना स्टार्ट होगी। और एक टाइम ऐसा आएगा कि ये पूरा पानी आपको नीले रंग का दिखाई देना शुरू हो जाएगा, ब्लू कलर का दिखाई देना शुरू हो जाएगा, ठीक है। और वहीं अगर मैं बात करूं यहाँ पे हनी के बारे में, हनी धीरे 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 नीचे सेटल डाउन होता चल जाएगा और नीचे कहीं जाके बैठ जाएगा, और तब तक ये स्प्रेड आउट नहीं होगा पूरे वाटर में जब तक कि आप इसे डिसॉल्व करने के लिए कोई स्पून या किसी स्टिक की हेल्प नहीं ले लेते। तो ऐसा क्यों हो रहा है? ऐसा इसलिए हो रहा है स्टूडेंट्स, क्योंकि इंक के जो पार्टिकल्स होते हैं ये थोड़े लाइट इन वेट होते हैं, वेराइज जो हनी होता है इनकी एक स्पेशल प्रॉपर्टी होती है, उसे बोलते हैं विस्कस प्रॉपर्टी, हैविंग विस्कस नेचर। विस्कस नेचर का मतलब होता है गाढ़ापन, बहुत ज़्यादा गाढ़ापन होता है शहद के अंदर, हनी के अंदर, उसकी वजह से उसे बोलते हैं विस्कस नेचर। और इस विस्कस नेचर की वजह से ये हनी पूरी तरह से फैल नहीं पाता हनी पानी में अपने आप से, जब तक कि आप किसी स्पून से या किसी और चीज़ की मदद से उसको घोल नहीं देते तब तक ये अपने आप से नहीं स्प्रेड हो पाता, ठीक है स्टूडेंट्स। जबकि इंक में ऐसा नहीं है, इंक के जो पार्टिकल्स होते हैं उनमें विस्कस नेचर नहीं पाया जाता, तो इस वजह से वो अपने आप ही धीरे धीरे करके पूरे वाटर के अंदर स्पेस को ऑक्युपाई कर लेते हैं। तो ये बताया गया है हमारी बेसिकली इस एक्टिविटी में, जब आप एक्टिविटी 1.4 पढ़ेंगे कि जब हमने ब्लू और रेड इंक डाली तब क्या हुआ, और जब हमने हनी डाला तब क्या हुआ, ठीक है। तो ये ऑब्जर्वेशन आपको देखने में मिलेगी, ठीक है स्टूडेंट्स। और अगर हम इसको किसी एक डायग्राम में देखें तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि एक ग्लास के अंदर हमने इंक डाल दी और वो देखने में कैसे दिख रही है, किस तरह स्प्रेड हो रही है। आप देख सकते हैं इस छोटे से पिक्चर में कि किस तरह से इसके अंदर से जो इंक है वो वाटर के अंदर स्प्रेड हो रही है, ठीक है स्टूडेंट्स। और इसके बाद जब हमने हनी डाला तो हनी देख सकते हैं आप, इसमें हम हनी डाल रहे हैं वाटर में, और हनी डालने के बाद भी मैंने आपको बताया क्या होगा, वो ईजिली स्प्रेड नहीं हो पाता ड्यू टू इट्स विस्कस नेचर। ओके स्टूडेंट्स, अब चलते हैं हम अपनी अगली एक्टिविटी की तरफ। जो एक्टिविटी है उसे देख लेते हैं, वो है एक्टिविटी नंबर 1.5। अब हमारी एनसीईआरटी क्या कहती है देख लेते हैं, इसे समझ लेते हैं। एनसीईआरटी कहती है एक्टिविटी 1.5 में कि अगर मैं ड्रॉप ऑफ क्रिस्टल ऑफ कॉपर सल्फेट, या तो मैं कॉपर सल्फेट का कोई क्रिस्टल लेता हूँ या फिर लेता हूँ पोटेशियम परमैंगनेट का, ठीक है। अब मैंने क्या करना है, यहाँ पे मैं बनाता हूँ, यहाँ पे मैं बनाता हूँ 2 कंटेनर, एक कंटेनर ये, एक कंटेनर ये, ठीक है। एक में मैंने फिल किया है हॉट वाटर, इसमें मैंने फिल किया है हॉट वाटर, एक मैंने फिल किया है कोल्ड वाटर, ठीक है। अब ये आपकी मर्जी है, आप चाहे तो कॉपर सल्फेट ले लीजिए, कॉपर सल्फेट, ठीक है, उससे भी कर सकते हैं आप, और या फिर आप ले सकते हैं पोटेशियम परमैंगनेट। इनके क्रिस्टल्स लेने हैं आपने, ठीक है, क्रिस्टल्स ऑफ, ठीक है। तो आपने कॉपर सल्फेट या पोटेशियम परमैंगनेट के क्रिस्टल्स ले लिए। अब आपने क्या करना है कि यहाँ पे जो हॉट वाटर और कोल्ड वाटर आपने रखा है, आपको कोई एक, आइदर ये कॉपर सल्फेट या फिर पोटेशियम परमैंगनेट, जिससे भी आप एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, उसे कुछ क्रिस्टल्स आपने एक बार हॉट वाटर में डालने हैं और एक बार किस में डालने हैं,
कोल्ड वाटर में। सपोज मैंने यहाँ पे पोटेशियम परमैंगनेट लिया है, सपोज मान लीजिए मैंने यहाँ पे क्या लिया है, पोटेशियम परमैंगनेट। तो मैंने इसके कुछ क्रिस्टल्स हॉट वाटर में भी डाले हैं, कुछ क्रिस्टल्स मैंने इसके कोल्ड वाटर में भी डाले हैं। तो बताइए दोनों में क्या डिफरेंस आ सकता है, सोचिए ज़रा, क्या डिफरेंस आएगा हॉट वाटर में डालने से और क्या डिफरेंस आएगा कोल्ड वाटर में डालने से। सोचिए, पॉज करके सोचिए, वीडियो को पॉज कीजिए और सोचिए कि ऐसा क्या होगा हॉट वाटर के अंदर और कोल्ड वाटर के अंदर। पॉज कर लिया, सोच लिया। चलिए अब मैं बताता हूँ। बेसिकली होता क्या है कि जब आप हॉट वाटर में पोटेशियम परमैंगनेट को डालते हैं तो यहाँ पर पार्टिकल्स बहुत ही ज़्यादा तेज़ी के साथ स्प्रेड हो जाते हैं, बहुत तेज़ी के साथ, क्योंकि इसका वायलेट कलर या पिंकिश कलर सा होता है, इसका पर्पल या पिंकिश कलर होता है पोटेशियम परमैंगनेट का। तो तेज़ी के साथ हॉट वाटर में स्प्रेड हो जाएंगे पार्टिकल्स। वेरएस जो आपका कोल्ड वाटर होगा उसमें बहुत टाइम लगेगा पोटेशियम परमैंगनेट के वाटर के पार्टिकल्स को पूरे वाटर में स्प्रेड होने में। ठीक है स्टूडेंट्स, इसे हम एक डायग्राम से भी देख सकते हैं। यहाँ पे एक मैं आपको दिखाता हूँ, ये देखिए, ये देखिए यहाँ पे इस डायग्राम के अंदर आप देख सकते हैं हॉट और कोल्ड दोनों तरह के कंटेनर दे रखे हैं, हॉट भी है कोल्ड भी है। हॉट में देखिए, हॉट के अंदर बेसिकली क्या हो रहा है, इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड हो गए हैं सारे के सारे जितने भी पोटेशियम परमैंगनेट के पार्टिकल्स थे वो सारे फैल गए हैं, स्प्रेड हो गए हैं आराम से। जबकि कोल्ड वाटर में देखिए अभी तक ये स्प्रेड ही नहीं हो पाए, एजें इकट्ठे हो गए हैं और बहुत थोड़े थोड़े ही स्प्रेड हुए हैं। तो ऐसा क्यों हो रहा है स्टूडेंट्स, ऐसा किस लिए हो रहा है, कि ऐसा क्या रीज़न है कि हॉट वाटर के अंदर यहाँ पे तो इजीली स्प्रेड हो पा रहे हैं और कोल्ड वाटर के अंदर इजीली स्प्रेड नहीं हो पा रहे हैं। दैट इज ड्यू टू काइनेटिक एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी प्रेजेंट इन पार्टिकल्स ऑफ हॉट वाटर। हॉट वाटर के अंदर जो काइनेटिक एनर्जी है वो बहुत ज़्यादा है, वेयरएज कोल्ड वाटर में काइनेटिक एनर्जी बहुत कम है वाटर पार्टिकल्स की। इस वजह से बहुत तेज़ी से वो काइनेटिक एनर्जी गेन करते हैं पोटेशियम परमैंगनेट के पार्टिकल्स, और काइनेटिक एनर्जी गेन करके वो ईजिली स्प्रेड हो जाते हैं। इसके बारे में हम और भी डिटेल में बात करेंगे अपनी नेक्स्ट वीडियो में कि काइनेटिक एनर्जी क्या होती है और काइनेटिक एनर्जी का असर मैटर पे क्या पड़ता है, उसके स्पेसिस का उपाय करने की फिनोमिनन पे काइनेटिक एनर्जी का क्या असर है। और एक काइनेटिक एनर्जी किसी स्टूडेंट को नहीं पता कि काइनेटिक एनर्जी होती क्या है तो प्लीज़ मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में लिख दीजिए अपने डाउट्स, अपनी क्वायरीज कि काइनेटिक एनर्जी क्या होती है, उसका कॉन्सेप्ट क्या है। मैं ज़रूर उनके क्वेश्चंस का आंसर करूँगा, उनके डाउट्स का आंसर करूँगा। तो अब आज की वीडियो के लिए इतना ही, अगली डिटेल्स हम अगली वीडियो में देखेंगे। तब तक के लिए बने रहिए मेरे साथ और देखते रहिए वैभव एक्सपीरियंस। थैंक यू।